न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम अदब के रंग में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान एस्टर डैनियल सरफराज की जानब से आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है हमारे अदबी अलमिए। मौजू की मुनासबत से आज हमारे साथ अदब की मुख्तलिफ असनाफ से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनमें ड्रामा निगार, अफसाना निगार, शायरो, अदीब और सबसे अहम बात यह है कि आज तकरीबन तमाम ही शख्सियात इल्म व तदरीस और प्रोफेसर हैं, बल्कि मैं कहूँगा अदब की अहम शख्सियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, अदब किसी भी खित्ते में रहने वाले लोगों की आईनादार होता है और इंसान की शख्सी तामीर में अहम किरदार अदा करता है। वक्त की तेज़ रफ्तार और कोरोना के अलमिया से पैदा होने वाली सूरत हाल ने इल्म और इंसान को नेट में महदूद कर दिया है। वो किताब पढ़ने और लाइब्रेरियों में वक्त गुजारने की बजाय नेट पर घंटों बैठा रहता है। उसकी तमाम अदबी और तफरीहात या दूसरे मानों में तफरी सरगर्मियाँ नेट पर चली गई हैं। जहाँ वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हुआ है, तो बहुत सारे लोगों की दिलचस्पियों और रुझानात में भी तब्दीलियाँ आई हैं। अच्छी किताबें शाया होने और किताबों से मोहब्बत करने वालों में खासी कमी वाक़या हुई है। ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफ़ा से लोगों के रवैयों में तशद्दुद आया है। मनफी रुझानात और नफ़सियाती बीमारियों में इजाफ़ा देखने में आया है। गुस्सा, बुराइयाँ, इख़्लाक़ का दिवालिया, जराइम में इजाफ़ा, बहस-ओ-तकरार और गैर ज़रूरी सरगर्मियों में इजाफ़ा हुआ है। और अलमिया ये भी है कि एक दूसरे को तस्लीम करने, इज़्ज़त ना देने के अलावा हर कोई दस्तरस ले जाने की कोशिश में है। तो इस सूरत हाल में अदब का क्या किरदार है, या अदब क्या कर सकता है, या अदब जो बेहतर अदब क्या है, किस तरीके से आएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम अपनी अदबी शख्सियत से पूछेंगे। तो आज हमारे साथ विंसेंट पेस हैं, जो एक सीनियर प्रोफेसर हैं। उनकी उम्र इल्म व तदरीस में गुजरी है। FC कॉलेज में वो उर्दू अदब के प्रोफेसर थे और अब भी हैं। तो इन्होंने कई अहम किताबें, जिसमें फ़न शख्सियात निगारी और दूसरे इस लिखा। इनके बाद जो है हमारे साथ मंजूर राही साहब हैं। ये भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको ढूँढा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत पहले सुना करते थे कि पंजाबी में हमारे कोई क्रिश्चियन हैं, मंजूर राही साहब क्रिश्चियन, पंजाबी में ड्रामे लिखते हैं। इन्होंने अफ़साने लिखे, काफ़ी सारी किताबें शाया हुई। तो बिलाखिर आज हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। फिर हमीद हेनरी साहब हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी में इल्म तदरीस से वाबस्ता हैं, बहुत सारी किताबें लिखी, मुतरजम हैं, शेर कहते हैं, शायर और अदीब हैं। इनके साथ हमारे साथ फ़खर लाला हैं, बेशक उभरती हुई एक जिद्दत के शायर हैं और इस वक्त एक बड़ा नाम है, जो प्रोफेसर भी हैं। और इस तरह तारीफ़ साथ साथ होती जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि एस्टर डैनियल साहबा का भी तारफ़ कराता जाऊँ। गो कि आज उर्दू अदबी हम अदब पे बात करने जा रहे हैं, तो ये इंग्लिश अदब के हैं, लेकिन थैंक्स गॉड के ये उर्दू में भी कमाल रखती हैं। तो इनके बड़े भाई भी प्रोफेसर हैं। ये बात ये भी एक अच्छी है सखर में। तो एस्टर,
साहिबा, पहले तो मैं आपको भी खुश आमदीद कहूँगा, थैंक यू भी बोलूँगा। और आज इस अदबी नशिस्त में आप क्या महसूस कर रही हैं? क्या इस आपके ज़हन में ऐसे क्वेश्चन उभरे थे जब हमने ये बात की कि हम अलमिया की बात करने जा रहे हैं? जी। थैंक यू सो मच सैमसन साहब। सबसे पहले मैं आप तमाम नाजरीन को जो हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको खुशामदीद कहती हूँ अपनी तरफ से, इंस्टेंट टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे अदबी अलमिया। सबसे पहले जो जैसा भी सैमसन साहब ने कहा कि क्या महसूस कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं यही महसूस करेंगे मैं इस वक्त बहुत एक बड़े और मुअज़्ज़ज़ हज़रात के दरमियान बैठी हूँ और यहाँ पे मुझे मालूम है कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा और इसी के साथ जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे आज की नशिस्त से। जो कि आज हमारा टॉपिक अदब के हवाले से है और यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ शायर मौजूद हैं बल्कि हमारे साथ नामवर अदीब, सहाफ़ी, मुसन्नफ़ और ड्रामा निगार भी मौजूद हैं। सो मैं अपनी तरफ से और इंस्टेंट टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से आप सबको जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं खुशामदीद कहती हूँ और आप सबको थैंक्स भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो सवाल है वो मैं जनाब विंसेंट पेस साहब से करना चाहती हूँ कि ये अदब क्या है। सबसे पहले तो ये बता दें, और क्या असली अदब आज के दौर के तकाज़ों को पूरा कर रहा है? प्रोफेसर साहब, एक और भी गोश गुजार करता जाऊं। एक तो एस्टर ने जो बात की आपके कि अदब जो है दौरे हाजरा को जो है वो पूरा कर रहा है। दूसरा ये मैं ये कहना चाह रहा था कि चूंकि इस वक्त अदब जो है वो ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया है और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ सोच में सबसे ज़्यादा जो है वो तहज़ीबें और सकाफ़तें या सकाफ़त खोता जा रहा है। तो क्या आप समझते हो कि अदब जो है हमारा क्या सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी। आपके इस एक सवाल में बहुत सी जेहतें हैं और बहुत सी समतें हैं जो नज़र आ रही हैं। बहरहाल हम जब अदब की बात करते हैं तो यहाँ अदब से मुराद उर्दू ज़बान का अदब, वरना आलमी अदब में तो हर ज़बान में अदब की बहुत बहुत बुलंद पाया चीज़ें और अदब के नामवर शख्सियात हमें दिखाई देती हैं, लेकिन उर्दू अदब की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है उर्दू ज़बान। जब हम अदब लफ्ज़ पर गौर करें तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहनों में उभरती है वो अदब है, सलीक़ा, तमीज़दारी, उसने सलूक, उसने गुफ्तार, उसने नशस्त व बर्खास्त। तो ये तहजीबी बातें हैं सारी, इनका सब ताल्लुक जो है सकाफत और तहजीब से है। वो जब हम उर्दू ज़बान की बात करते हैं तो एक तहजीब की बात करते हैं, क्योंकि इस तहजीब ने, गालिब का एक शेर है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये सलीका है गुफ्तगू का, अदबकारी ज़बान। जब उर्दू की बात करते हैं तो ये तो हतमी तौर पर ये बात मुसद्दका है कि इसमें हमें एक सलीका मिलता है, अक्खड़पन नहीं है। ये हुस्न लतीफ़, इसे आप ये कह सकते हैं कि ये फ़न लतीफ़ है। अदब की जब बात करते हो तो अदब एक इंसान की फितरत है कि वो चीज़ बनाता है, तख्लीक करता है। तो ये ख्वाहिश जो है इंसान की, तख्लीक इंसान की फितरत है, एक ख्वाहिश का पैदा होना। और ये जो ख्वाहिश है इंसान के अंदर, यही एक सलीका आर्ट पैदा करती है, बात करने का फ़न और ढब और तरीका बताती है, उसलूब बताती है। तो ये आर्ट है। तो आर्ट और दूसरे उलूम में हमें फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाता है अगर हम तमाम उलूम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आर्ट अदब जो है वो आर्ट की एक शाख है। तो इस शाख को हम फ़न लतीफ़ कहते हैं। एक बहुत दानिश्वर हैं अंग्रेज़ी अदब के, मैथ्यू आर्नल्ड कार्डिनल, उनका कहना है कि तमाम उलूम जो कुतब के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं वो अदब कहलाते हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ा इत्तफ़ाक़ इसलिए नहीं करता कि जब अदब की बात करते हैं तो ये एक ज़बान से वाबस्ता है, तमाम उलूम से नहीं। किताबें तो तमाम उलूम की हैं, इसलिए हम उन्हें अदब नहीं कहेंगे, उन्हें इल्म कहेंगे। तो न्यूमैन एक और हैं फिलासफर,
وہ کہتے ہیں کہ انسانی افکار، سوچ، فکر اور احساسات اور خیالات، اس کا جو اظہار ہے وہ زبان ہے، اور الفاظ کے ذریعے ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہی الفاظ کا بیان ہی ادب۔ جب اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو اصناف ہمیں صاف نظر آتی ہیں، ایک نثری اور ایک شاعری۔ تو نثری ادب میں مکتوب نگاری ہے، انشائیہ ہے، ڈرامہ نگاری ہے، اور سوانح نگاری ہے، سفر نامہ ہے، اعلی حاضل قیاس۔ اور جب ہم نظموں کی بات کرتے ہیں تو اس میں غزل بھی ہے، نظم بھی ہے، مسدس بھی ہے، اور دیگر اصناف بہت سی مل جاتی۔ دونوں کا طرز بیان اپنے ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک دور تھا، جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں، جب اس کا آغاز شروع ہوتا ہے تو غالباً ہم داستان گوئی سے ہی نثری ادب کا آغاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر گل کرائسٹ جو کلکتہ کالج کے تھے پرنسپل، ان کی وسادت سے، جیسے میر امن ہیں ان کی باغ و بہار، لیکن اس کا آغاز جو ہے اس سے بھی پہلے ہے امیر خسرو کے ہاں، جہاں قصہ چہار درویش تھا۔ تو یہ تو ہو گیا داستانوی ادب۔ اس کے بعد 1936 میں یہ داستان جو ہے سمٹ کر انگریزی ادب کی وسادت سے ہمارے یہاں آ گئی، اور منشی پریم چند جیسے خوبصورت یعنی افسانہ نگار ہمارے سامنے دکھائی دیتے۔ لیکن زبان کا جو ترویج ہے، اس کی روایت جو ہے وہ اپنے روایتی فیز میں سے نکل کے جدید فیز میں داخل اس طرح ہوتی ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں بات آ جائے۔ لہذا سلیس اردو کا آغاز ہوتا ہے، اور سر سید احمد سے ہوتا ہے، غالب سے ہوتا ہے، اور ان کے جو عناصر خنثی ہیں ہمارے، انہوں نے اس زبان کو ترویج دی، اور یہ ادب جو ہے یہ ایک مختلف قسم کی اصناف میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اور حال ہی ہیں انہوں نے شخصیت نگاری یا کہنے سوانح نگاری، حیات جاوید اور یادگار غالب وغیرہ اصناف لکھی کتابیں۔ اور اسی طرح اگر جب مولانا محمد حسین آزاد کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ان چاروں میں سے جو سر سید کے رفقائے کار تھے، ان سے نکل کر الگ انہوں نے تقریباً وہ ادب تھا، وہ تہذیبی معاشرتی ادب نہیں تھا۔ جیسا نذیر احمد ہیں، وہ ایک معاشرے کو ڈپکٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنے خوبصورت انداز میں۔ انہوں نے کہانیاں لکھی اور ناول لکھے، اور ناول نویسی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح شبلی ہیں، انہوں نے سیرت وغیرہ لکھی اور تاریخی ادب لکھا۔ لیکن موجودہ دور میں جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ روایتی چیزیں جو ایک اصناف ڈھال گئی تھی، ایک روایت بنا گئی تھی، اس میں سے نکل کر آج کے معاشرے کی بات کرتا ہے۔ جب معاشرتی اور تہذیبی بات ہم کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل دور ہے آج، اور ڈیجیٹل دور نے ایک اس ادب کو بالکل ڈفرنٹ اور شیپ دے دی ہے، مختلف اس کی صورت سامنے ہمیں نظر آتی۔ چھوٹے بڑے افسانے بھی ہیں، لیکن آج دور یہ ہے کہ مختصر لمبی بات سننے کے لوگ عادی نہیں ہیں۔ آپ نے ابھی بتایا تھا کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا۔ میں ایک تھوڑی سی پروفیسر صاحب یہ بات کروں کہ ڈیجیٹل کی بات آپ نے کی، تو بہت سارے ادیب جو ہیں وہ ڈیجیٹل اس کو پسند نہیں کرتے۔ ڈیجیٹل جو موجودہ شروع ہو گیا کہ وہ تصویریں اچھی لگا کے نظم کے ساتھ پائل ہے تو پائل کا دکھا لینا یا چہرہ دکھا لینا، اس کا ایک سہارا لینا۔ ایک اور ایسے ایک پچھلے دنوں ایک بہت نامور شاعر تھے، تو میں نے ان سے بات کی آنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے قطن جو ہے یہ زوم میٹنگ ہو گئی یا نیٹ پہ آنا قطن نہیں، مجھے تو آڈینس سامنے ہونے چاہیے جو واہ واہ کریں اور سامنے آئے۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ آگے چلتے ہیں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ میں تو منظور رائی جنہوں نے بڑے پنجابی ڈرامے لکھے، بڑی ثقافت انہوں نے، ظاہر ہے پنجابی ایک ماحول انہوں نے کریٹ کرتے تھے بیچ میں ڈراموں میں، کنویں کی بات ہو رہی ہے تو خاندانی بات جی، تو ان کے بعد افسانے بھی۔ تو منظور صاحب، آپ آج آپ کو وہ ڈرامے، وہ افسانے نظر آ رہے ہیں جو آپ سوچتے تھے
या जो आप अपनी सकाफत को लाते थे सामने, वो प्यार मोहब्बत, वो पड़ोस में एक वो हंडिया पक रही या खाना तो वो झांक रही है दीवार से की पका है अज मुख्तियार की पका है अज तुहाडे वाल, ते आज वो चीजें आपको नजर आ रही हैं सारी जो क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या दूसरा, वो एक अदब देता है आगे, प्यार और मोहब्बत का एक लेसन देता है। तो जी जनाब, एक किताब आई है सपहर में दुख, टीवी ड्रामों पे, और उसके बाद मेरे बान मौसमों का सफर अफसाने हैं, जो लामती और तजरीदी अफसाने हैं। तो अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो आपका टॉपिक है इसमें क्या क्या अलमिया है। उर्दू अदब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जिंदगी को तकवीत देती हैं। हमने बात करनी है अदब बराए जिंदगी के हवाले से, और उसमें क्या क्या अलमिया हमारे सामने आते हैं। जिंदगी एक अलमिया का नाम है। अफसाना लिखा जाए, नज़म लिखी जाए, गजल लिखी जाए, जो भी असनाफ अदब में बात हो, वो सारी अलमियों से गुजर कर इंसान तख्लीक करता है, और तख्लीक का सफर भी वही है। अब ड्रामों की बात की है कि पुराने जमाने में ड्रामे क्या होते थे, आजकल कैसे लिखे जा रहे हैं। तो आप देखें कि इंतजार हुसैन को देख लें, आप पंजाबी में आप नवाज को देख लें, और इसके अलावा बहुत से ड्रामा, बानो आपा है, इशफाक है, अफसार अब्दुल अली हैं, इन्होंने अफसाने लिखे और ड्रामे लिखे, सॉरी, और इन्होंने अफसाने भी साथ लिखे, अफसार को छोड़ के बाकी वो अफसाने किए। उन्होंने सिर्फ अदब की बात की है, अदब बराए जिंदगी की बात की है, अदब को तख्लीक करने की बात की है। बाकी आप ग्लोबल की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ इत्तफाक नहीं करता। जितनी देर तक किताब को अपनी आंखों से पढ़कर नाम उससे मशहूर हो, ना सीखा जाए, तो वो अदब नहीं है। नेट पे लोग बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात होती है, ठीक कहते हैं लोग, इसमें बात होनी चाहिए, लेकिन मैं जरा इससे मुतफिक हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार। जी बात यही कर रहे थे हम, ये भी एक अलमिया है कि जो अदब था कुछ सालों में ही, एक तो कोरोना अदब को खा गया एक तरीके से, जो हम भी महसूस कर रहे हैं कि उसको भी वायरस ने बहुत मुतासर किया हमारे अदब को। तमाम लोग जो हैं वो घर में बैठे ही और नेट पे चले जाते हैं जब मर्जी दिल करता है, ठीक है नहीं, मैं माजरत के साथ मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं उस पैराइम में बात कर रहा हूँ कि आजकल ये बड़ी एक बात चल रही है, यार जो चीज भी पढ़नी है नेट पे मिल जाएगी, लेकिन हमारी लाइब्रेरी ये कभी खाली नहीं हो सकती। आज भी आप देखने को सफरनामा देख के आप इब्न शाह से लेकर तारुड़ तक बात करेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी बहुत से सफरनामा भी लिखने वाले हैं। अफसानों की बात करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद से लेकर सजाद यलदरम तक एक पैटर्न आता है, दास्ता घोष। उसके बाद समी आहुजू, रशीद अमजद और दूसरे लोग भी अलामती अफसाने लिखे हैं। फिर आ जाती है डॉक्टर अनवर सजाद की बात, ये किताबों में चीजें रह जाती हैं और ये होनी चाहिए। जी मैं यही बात फखर लाला से पूछ लूंगा कि क्योंकि वो एक जाहिर है कि एक यूथ से उनका वास्ता भी पड़ता, खुद भी नौजवान है। ये जो सारी बात हुई विंसेंट साहब ने भी की, फिर मंजूर राय साहब ने भी की, तो ये जो ये मंटो हो गया, अजमत चुगताई हो गए, और बहुत सारे राइटर ऐसे हैं, बड़े राइटर हैं, तो क्या ये जो मौजूदा नस्ल है इस राइटर्स को पढ़ती हैं, या उनमें जो एक अदब आपको नजर आ रहा है कि उनके अंदर वाकई ही एक अदब है? क्योंकि अदब तो अदब अदब से का मतलब ही ये है कि इखलाक, इखलाक दूसरे मानों में कह सकते हैं कि वो इखलाक की तरफ भी लेके जा रहा है। आज तो बड़ी शिद्दत है, माहौल पूरे का पूरा उसमें शिद्दत आ गई है, चाहे वो यूनिवर्सिटियां देख लो, चाहे कॉलेज देख लो, तो आपको अदब तो नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या और ये भी मैं साथ कहता जाऊं कि अदब जो है वो बेशनाख्त या मशीनी तर्ज अमल की तरफ जिंदगी को लेके जा रहा है। सबसे पहले बात तो सर ने की कि हमारे यहाँ अदब जो है वो जवाल का शिकार हो रहा है और नई नस्ल जो है वो अदब से दूर है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जब पाकिस्तान में इन हालात पे बात करते हैं तो पाकिस्तान के अदब के बारे में बात करूंगा, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बतौर लेक्चरर या बतौर एक अदीब। तो यहाँ पे विंसेंट पेस साहब मौजूद है, इस बात से बात करेंगे कि पिछले 15-20 साल से एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के जरिए
हमारे लिटरेचर को, जियोग्राफिया को, सोशल साइंसेस को, इन मज़ामीन को एक अछूत का दर्जा दिया जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमें कहा जाता है कि जी साइंस पढ़नी लाजमी है, कॉमर्स पढ़नी लाजमी है, जो है वो आईटी में जाइए। कोई भी बच्चे को भेजता नहीं है जियोग्राफिया की तरफ, कोई नहीं भेजता लिटरेचर की तरफ, कोई भेजना नहीं चाह रहा उसको हिस्ट्री की तरफ। उसकी वजह ये है कि ये वो मज़ामीन हैं जो बच्चे को शऊर देते हैं, जो बच्चे को सोचना सिखाते हैं। जबकि हमारी जो अशराफिया है वो नहीं चाहती कि हमारा जो यूथ है वो सोचे। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ 100 में से 98 नंबर की रेस लगी रहे, 100 में से 95 नंबर की रेस लगी रहे। और इसी का इम्पैक्ट आया है कि पिछले 15-20 साल के बाद आज जो नस्ल है वो अदब से दूर है। अदब जो है, जिसे हम कहते हैं अदब व अदाब, तहजीब से भी दूर है और लिटरेचर से भी दूर है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उनको दूर रखा जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर लिखा होता है, आप किसी आप मोची की भी शॉप पे भी जाए तो वहां पे भी लिखा होता है कि यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है, नाम में लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। तो क्यों लिखा होता है? क्योंकि अगर लोग सियासी गुफ्तगू करेंगे, आपस में डायलॉग करेंगे, तो इनमें सियासी शऊर आएगा। सियासी शऊर आ जाएगा तो फिर अशराफिया के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो अदब से लोगों को, हमारे बच्चों को दूर करने का मकसद भी यही है कि जब बच्चा अदब पढ़ेगा तो फिर वो सोचना शुरू कर देगा। इसलिए उसे मंटू नहीं पढ़ने दिया जाता, उसे इसमत चुगताई नहीं पढ़ने दी जाती। उसके अलावा जो बाकी सारे लोग हैं उसको अभी जो अहमद जावेद नहीं पढ़ने दिया जाता। अब अहमद जावेद को जो बच्चा पढ़ेगा, मैं उनका एक बड़ा अफसाना, खूबसूरत अफसाना है, भेड़ बकरियां का अफसाना है, जिसमें उन्होंने ज़ियाउल हक के दौर के सारे को टारगेट किया। आज के दौर में आप उसको पढ़ें तो वो बड़ा लगता है जैसे आज के दौर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे चाहते नहीं हैं हमारे लोग कि बच्चा जो है वो अदब की तरफ आए। इसमें नई नस्ल का उतना कसूर नहीं है जितना हमारे पॉलिसी मेकर्स का कसूर है, जिन्होंने जानबूझकर एक साजिश के तहत हमारे बच्चों को अदब से, तारीख से, ज्योग्राफिया से नाबल्द करने की एक साजिश की। फखर लाला साहब, पहले देखा जाता था बच्चे छोटी छोटी किताबें जो आम दुकानों से कहानियों की लेके आते थे, जबरान, इमरान सीरीज, वो यार पढ़ते थे, इमरान सीरीज पढ़ते थे। हाँ। अच्छा, वो देखें, वो एक और आज ना देखें मामला जो है वो वक्त के साथ साथ बदलते हैं। जैसे विंसेंट पेस साहब ने बताया कि जो हमारा अदब है वो पहले दास्तान से शुरू होता है, दास्तान से नॉवल में आता है, नॉवल से अफसाने में आता है, अब माइक्रो फिक्शन में आ गया, वक्त के साथ साथ तब्दील होता है। इसी तरह तो ये इर्तिका का चलन है कि हर जमाने में पुराने लोग नए आदमी से डरते हैं। तो ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता उस टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग हो जाता है। जब किताब नई नई आई थी तब भी लोग कहते थे कि यार ये क्या बंदा ऐसे सर दिया हुआ है और उसी में घुसा हुआ है, ऐसे इर्द गिर्द की खबर ही नहीं है, ये तो न्यूज़पेपर में घुसा रहता है, ये कागजों में छुपा। फिर मोबाइल आया तो लोगों ने कहा यार ये कैसा लोग है, ये हर वक्त अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो आहिस्ता फिर आज जो किताब है वो क्लासिक का दर्जा ले गई और मोबाइल जो है वो एक आज हमारा जो है वो मतऊन कहला रहा है। लेकिन ये तो माशरे के साथ साथ तहजीब का इर्तिका है। ये तो शायद अगले 15-20 साल के बाद ये बातें इतनी मायूब नहीं लगेंगी। अगर बच्चा वहां से पढ़ रहा है तो जाहिर है अब वक्त चेंज हो रहा है, वो ऐसा ही होगा। लाइब्रेरीज जो है वो ई लाइब्रेरीज में तब्दील हो रही हैं और शायद अगले 10 साल के बाद प्रिंट मीडिया प्रिंट जो है वो शक्ल में किताबें खत्म हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि प्रिंटेड किताब जो है वो बहुत एक तो महंगी पड़ती है, दूसरा उसकी वजह से दरख्त काटना पड़ता है, पेपर तैयार करना पड़ता है और वो अल्टीमेटली एक बड़ा महंगा पड़ता है नेचर को भी और सारी दुनिया को भी। इस तरह से तो नेचर उससे इफेक्ट होती है कि हमें बिलियंस ऑफ ट्रीज काटना पड़ते हैं किताबों के लिए, पेपर्स के लिए। तो ये एक अच्छा रेवोल्यूशन है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ज्यादा फायदेमंद है। मेरे पास, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास पीडीएफ में कोई 1000 किताब पड़ी है। ये मुझे पता है कि मैं पीडीएफ में पढ़ना पसंद नहीं करता। मैं कहता हूँ कि किताब मैं बाजार से खरीदूं, उसको पढ़ूं, क्योंकि मैं पिछली नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ ना। मैं नई नस्ल का मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो पिछले 25-30 साल का सफर है वो वही है जो किताब के साथ जुड़ा। हाँ, मेरे बच्चे जो हैं वो चूंकि टैब से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बड़ा आसान होगा कि वो टैब से पढ़ेंगे। वो उनके लिए वो किताबों से वो उनकी वो जो है ना पीछे एक पूरी हिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि हमें तो मजा ही किताब से पढ़ के आता है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली चीजें अगले 15-20 साल के बाद ये चीजें वक्त के साथ कोहेरेंट हो जाएंगी, हम सारे उसके साथ मुताबिकत पैदा कर लेंगे।
फ़खर लाला, ये एग्ज़ाम्पल हमने भी देखी है। मेरे बड़े भाई थे, छोटी बहन थी। उन्होंने जो खलील जबरान की सीरीज़ पूरी होती थी, ट्रांसलेशन ब्रांटे, मेरी, ये वाली बड़ी सारी जो आती थी ट्रांसलेशन, वो होनी। लेकिन अब एक किताब भी नहीं मिलती, एक किताब भी नज़र नहीं आ रही घर में। पूरा सही घर बात। भरा हुआ था किताबों के साथ, लेकिन कुछ लफ्ज़ों की तकरारें भी लोग बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। जैसे हाँ, इखलाक को अदब नहीं कहना भाई, के असल में तो हमारा बात करने का यही मतलब होता है कि अदब से प्यार करने वाला हमेशा हम्बल होता है, पोलाइट होता है, उसमें सारी वो कदरें होती है जो होनी चाहिए। लेकिन ये इस वक्त बहस नहीं। एस्टर, मैं जरा हमीद हेनरी साहब की तरफ बढ़ूं, तो फिर आप जी जी कर लीजिएगा क्वेश्चन जो भी करना है। तो हेनरी साहब, क्या अदब ला ज़मानी और ला मकानी, जो रंग, नस्ल, ज़ुबान और जोग्राफ़ियाई हर एक लिहाज़ से, या उसको कह लें कि सारी मख़सूसियत का उसमें इज़हार पाया जाता है, और अपनी गैर मशरूत इंसानी वाबस्तगी पर सबसे ज़्यादा इसरार करता है, करीब लाने का। जिस तरह बहुत सारा ज़िक्र भी हुआ पहले भी, जैसे शेख सादी हो गया, हाफ़िज़ रूही, बाबा फ़रीद भटाई, बुल्ले शाह, रहमान बाबा, बहुत सारा ऐसे, शेक्सपियर हैं, गालिब, ये सारे क्या ये अब जो मौजूदा अदब है, या हम देख रहे हैं, क्या वो एक जगह में जोड़ने पे एक अपना काम कर रहा है, उसको इस सारी नस्ल से बालातर होके इंसानियत की तरफ लेके जा रहा है? वो अदब, आप ज़रूर अदब की कहते हैं कि ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आई हैं, सारी अदब की बड़े-बड़े नाम आए हैं। लेकिन जो इस वक़्त नए लिखने वाले हैं, क्या वो इस तरह से मैसेज, उनका पैगाम मिल रहा है उनकी सारी अदब से, बुक से, नज़्म से, नसर से? जी, हमीद हेनरी साहब। आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं अपनी मारूज़ात पेश करना चाह रहा हूँ आज के मौज़ू के एतबार से, उसके हवाले से। जी, अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी अदब हर मानों में या एक मानों में अपने कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं हो सकता है। लिटरेचर इज़ कॉन्टेक्चुअल। आप अपने कॉन्टेक्स्ट को, अपने गर्दो-पेश को, अपने उससे अलग नहीं हो सकते। तो हर अदब जो है एक मख़सूस माहौल, एक गर्दो-पेश और एक कॉन्टेक्स्ट में जन्म लेता है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को थोड़ा-सा आपकी इजाज़त से मौज़ू की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जी, जी। और मेरी कोशिश होगी कि चीज़ों को जनरलाइज़ ना करूँ, बल्कि जो हमारे अदबी अलमिए हैं या कि अदब जिन चैलेंजेस से दो चार है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अदब, उस पर कुछ अपनी मारूज़ात पेश करें। दरअसल हमारे आज के मौज़ू पर 2 नुक्ता है नज़र से गुफ्तगू हो सकती है, यानी अदब और अदीबों को दरपेश मसाइल के जी, जी, हवाले से। जी। दरअसल लफ्ज़ गमो अंधों का पहलू रखता है और जो तबीयत पर ग्रां गुज़रता है। बहरहाल, मैं अदब के अलमियों या अदब को दरपेश चैलेंजों पर अपनी मारूज़ात पेश करूँगा। देखिए साहिब, ज़रा गौर फ़रमाइए कि मग़रबी तहज़ीब ख़िर्दमंदी, साइंस और टेक्नोलॉजी से इबारत है, जबकि मशरक़ी तमद्दुन ने हमेशा अदब व शायरी, रक़्स व मौसीकी और दीगर फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए इज़हार पाया है। शायद इसकी एक वजह ये है कि मशरक़ी तहज़ीब क़दरे दरूं भी यानी इंट्रोवर्ट है। हमारी सूरत-ए-हाल का अलमिया ये है कि नस्री और हर नस्री और शेरी काविश इस अमर की दावेदार नज़र आती है कि उसे अदब के ज़ुमरे में शामिल किया जाए, जबकि हर नस्र पारे और शेरी काविश को अदब में दाखिल नहीं किया जा सकता या उसे अदब नहीं समझा जा सकता। अदब वो फ़न का एक जमालियाती पहलू है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जमालियात फ़न को हुस्न अफ़रोज़ करती है,
उसे खूबसूरती देती है। मगर बड़े अदब की बुनियाद महज जमालियात और जज्बात की बजाय फिक्र बल्कि नई फिक्र पर उस्तवार होती है। और यहीं से दरूं भी यानी इंट्रोवर्ट और बैरूं भी यानी एक्सट्रोवर्ट अदब या अदब बराए अदब या अदब बराए जिंदगी की बहस शुरू होती है। दोस्तों, इस हवाले से ये सवाल पैदा होता है कि बड़ा अदीब या शायर कौन है? तो मेरे ख्याल में बड़ा अदीब और शायर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की बात करता है। वो दाखिलियत और इनफरादियत से परे इज्तमाइयत की बात करता है, जिसका मकसद समाज में तब्दीली लाने की तहरीक पैदा करना होता है, ताकि इंसान की सकाफती और समाजी तारीख का इजहारिया जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लिहाजा आज पाकिस्तानी अदब को ये चैलेंज दरपेश है कि वो अवाम के समाजी और तारीखी शऊर का आईनादार किस तरह बने। हमारे मासर अदब कंटेक्चुअल लिटरेचर को ग्लोबलाइजेशन के ज़ेरे साया एक गैर नजरियाती दुनिया का सामना है। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये हमारे बात मौजूदा अदब को ग्लोबलाइजेशन के ज़ेरे साया एक गैर नजरियाती दुनिया का सामना है। एक ऐसा समाजी और मुआशी निज़ाम जिसकी अव्वलीन कदर और तरजीह दौलत और माली मुनाफा है। नजरियाती दुनिया 1990 में दीवार बर्नल के इन्हदाम के साथ दम तोड़ चुकी थी। लिहाजा अब अदब अवाम दोस्त नजरियात का प्रचारक नहीं बल्कि महज सिंफी जज्बात का तर्जुमान बनकर रह गया है। इस सिलसिले में हमारे टीवी चैनल्स पर चलने वाले ड्रामों का मुआजना 1970 के बाद की दहाइयों के उन ड्रामों से करें जो जिंदगी और जिंदगी के मसाइल से करीब तर थे। सो हमारे अदब को एक किस्म का नजरियाती चैलेंज भी दरपेश है। हमारे अदब को तेजी से बदलती हुई सकाफती कदरों का भी सामना है। मशरकी सकाफतें मगरिब के सकाफती हमलों की जद पर हैं और अब हम डिजिटल अहद के अदब को उभरता हुआ देख रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर हर तरफ माइक्रो या फ्लैश फिक्शन अपने जलवे दिखा रहा है। दूसरी तरफ शायरी में हाइको और नज़्म मुअर्रा है, जो उर्दू अदब की मारूसी रवायतों से दस्तो गिरेबान है। गोया फन ने टेक्नोलॉजी के सामने सिपर डाल दी है। जी हाँ, ये हमारे अदबी विरसे का एक अलमिया है और हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में हमारे अदब के खदोखाल क्या होंगे। वल्लाह आलम। दोस्तों, हमारा अदब आज कई मानों में साहिबे इक़्तिदार तबकात के मुफादात पेविस्ता का आलाकार बन गया है, क्योंकि अदब कमर्शलाइज हो गया है। हुकूमत और रियासत महज उस अदब की सरपरस्ती करती है जो उसकी आइडियोलॉजी की बात करे और उसके बयानियों को आगे बढ़ाए। दरअसल यहीं से सहाफत और अदब के दरमियान हद फाजल शुरू होती है। अदब बल्कि आला अदब इंसानी आदर्शों और ख्वाबों का तर्जुमान और जिंदगी के पाकीज़ा मिसालियों आइडियल्स का आईनादार होता है। बकौल गालिब उसे सिले या सताइश की तमन्ना नहीं होती। हमारे बेशतर अदब का अलमिया ये है कि वो हनूज इस मकाम तक पहुंचने की तगोदौ कर रहा है। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल्स, मुक्तदिरा कौमी ज़ुबान, उर्दू लुगत बोर्ड और कौमी इदारा अदबियात ऐसे इदारों की दागबेल 1970 के बाद भुट्टो साहब के पहले दौरे हुकूमत के दौरान फैज़ अहमद फैज़ जैसे नाबकाए रोजगार लोगों ने डाली। ये अमल एक मानों में पाकिस्तानी अदब को हुकूमती व रियासती सरपरस्ती फराहम करने की कोशिश थी, मगर आज हम नहीं जानते कि कौमी वसाइल से कितने फीसद हिस्सा इन इदारों के हिस्से में आता है। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि शायद हमारे अदब को हुकूमत और रियासत की करार वाकई सरपरस्ती हासिल नहीं। और आखिरी बात,
اور اب جہاں تک اقلیتی برادری کے تخلیق کرتا ادب کی بات ہے تو 1970 کی دہائی میں متعارف کردہ وزارت اقلیتی و مذہبی امور کے تحت نہ صرف ماہنامہ ہم وطن کا اجرا کیا گیا بلکہ اقلیت سے تعلق رکھنے والے ادیبوں اور شاعروں کے لیے قومی ایوارڈ دینے کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا۔ حکومتی سرپرستی میں نکلنے والا ماہنامہ ہم وطن کب کا بند ہو چکا اور اب 8ویں آئینی ترمیم کے بعد مذکورہ قومی ایوارڈ دینا صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، مگر اس پر عمل درآمد کی صورتحال انتہائی غیر واضح اور غیر شفاف ہے۔ خیر، یہ تو حکومت اور ریاست کی سرپرستی کا معاملہ ہے۔ اگر اسی کو نیرو ڈاؤن کیا جائے تو میں اپنی معروضات کا اختتام اس بات پر کروں گا کہ اقلیتی برادریوں کے تخلیق کردہ ادب کو متعلقہ مذاہب بشمول مسیحی کلیسیا کے اعلیٰ رہنماؤں اور اداروں کی بھی سرپرستی حاصل نہیں، اور یہ یقیناً اقلیت سے تعلق رکھنے والے ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کے لیے ادب و فن کے حوالے سے ایک المیہ سے کم نہیں۔ شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے المیہ بھی بیان کی اور ادب کی اہمیت بھی۔ اب ہمارے ساتھ محبوب علائی بٹ صاحب ہیں جو ایک کہانی نویس بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ان کی کتابیں بڑی شائع ہوئیں اور بڑے خوبصورت ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، بڑے جو معاشرتی المیہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف ایڈیٹر ہیں اسپیکر کے ڈیلی نیوز پیپر کے، تو اکثر ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ اور جو میں ایک ادب کو کہہ رہا تھا کہ ادب تمام نسل، رنگ اس سے بالا تر ہوتا ہے، جغرافیائی حدود سے۔ تو محبوب بٹ صاحب، آپ نے گفتگو بھی سنی اور ادب کے بارے میں بھی آپ کیا سوچتے ہو کہ جو آپ سٹائل تھا آپ کا کہ وہ کس طرح زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، کس طرح کہانی کردار آپ ایک کریٹ کر رہے تھے، اس کا آپ بھی جاری ہے؟ اور کیا المیہ کیا ہے کہ جو ادب کریٹ کرنے والا اچھا ادب کریٹ نہیں کر رہا، یا اس طرح جس طرح آپ ایک چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو لے کے آتے ہو، آج کا نوجوان اس طرح سے کر رہا ہے وہ کہانیوں کو لے کے آگے ایک؟ جی، بہت شکریہ سیمسن صاحب۔ ایکچولی میں نے دونوں صاحب کی گفتگو سنی اور یقیناً گفتگو میں بہت اچھے اچھے پوائنٹ انہوں نے ریز کیے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا تھا، ویسی مار ہروری کا ایک قول لکھا تھا جو آج سے 50 سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کہانی لکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہانیاں میرے ارد گرد پھرتی ہیں اور میں انہی کہانیوں کو قلم بند کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ تمہاری کہانیاں بہت مقبول ہیں، تو ان کا مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ میں جس طبقے نے یہ کہانیاں پڑھنی ہوتی ہیں انہی کی کہانیاں لکھتا ہوں۔ اب آپ رضیہ بٹ کو لے لیں تو انہوں نے تو سب سے پہلے وہ تو مجھے اپنے معاشرے کی کہانیاں لگتی معذرت سے، وہ بڑا امیر آدمی ہے تو بڑا امیر خاندان ہے تو ان کی کہانی انہوں نے لکھنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر آپ ادب تخلیق کر رہے ہیں، کیا آپ کی کہانی اس معاشرے کے حالات کو پیش کرتی ہے یا نہیں؟ ابھی میرا ایک افسانہ پہلی گولی، وہ بندہ تھا تو اس نے مطلب ہے کہ انہوں نے کہا، مولوی نے کہا کہ دیکھو جی یہ مسیحی لوگ ہیں تو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، تو چل کے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دو۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کہانی یہ تھی کہ ایک مسیحی اور ایک مسلمان مل کر شراب وہ لاتا تھا، اس کے پاس پرمٹ تھا، تو دونوں بیٹھ کے پیتے تھے، کسی بات پر ان کا جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا، تو مولوی صاحب جو ہے نا حرکت میں آ گئے۔ اب اس کہانی پر لوگوں نے اتنا اپریشیٹ اس کو کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو یہ کہانی جو لکھ کے تو بالکل سچی کہانی لگتی ہے۔ میں نے کہا ہے ہی سچی کہانی۔ اب چیز یہ ہے کہ موجودہ دور میں تفصیل سے بات کرنی پڑ جائے گی کہ مولوی صاحب سے کہا کہ آپ نے، یعنی کہ محرم کے دن تھے، تو میں بینگ کے جرنلسٹ 10 محرم کے 10 دنوں میں 10 مختلف امام بارگاہوں میں جاتا ہوں تاکہ ادھر کی تصویر بھی لے آؤں، ادھر کی رپورٹ بھی لے آؤں، سب کی جانے ابو طالب بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے دن دوسرے امام بارگاہ میں گیا ہوں تو وہاں
इत्तेफाक से शान मुतालब रही है। तीसरे दिन में इत्तेफाक की बात है कि सारे ही मौलवियों को किसी ने खाने पर बुला लिया मुहर्रम के बाद। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये आपने शान अबू तालिब बयान करते हुए वही बातें की हैं जो आपने की, आप तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको उजागर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हमें तो जो बानियाने मजालस कहते हैं, यानी जो मजालस मुनक्कद करने वाले जो कहते हैं, हम तो वो बयान करते हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया। अब यानी कि मौलवी भी वही बात बयान करता है मेंबर पर बैठकर जो लोग सुनना चाहते हैं। वो ये नहीं कि उसको ये सुनाने की जरूरत है कि मजहब क्या है, उसने क्या अखलाकियात बयान की हैं, ये नहीं। यानी मौलवी की मिसाल मैंने इसलिए दी है कि ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अब चीज ये है कि जब लोग अदब तख्लीक करते हुए इस बात का ख्याल रखें, यानी कमर्शियलिज्म इसमें आ जाए कि अगर मैं इस तरह की कहानी लिखूंगा तो लोग इस तरह की कहानी को पसंद करेंगे, तो वहां पर आकर आप कहानी से ज्यादती करते हैं, अदब से भी ज्यादती होती है। अदब इस चीज का नाम है, वॉट एवर यू हैव सीन यू राइट इट। अगर एक जो है वो आपने देखा कि एक बंदा जुल्म कर रहा है तो उसके अंदर फिर ये कहने की जरूरत नहीं लेकिन इस वजह से उसने जुल्म किया। यजीद ने तो इमाम हुसैन को नहीं मारा, लेकिन वो बंदे थे जिनने मार दिया, तो यजीद ने तो नहीं कहा था उसको मार दो। मैं नहीं समझता इसमें सच्चाई है। यही चीज है कि जब आप बात करेंगे अदब की तो आपको मनोवन वही कुछ लिखना होगा जो आपने देखा या जो ऑब्जर्व किया। तो ये एक चीज है। और अच्छा, मैं आज से कोई 12-13 साल पहले पाकिस्तान गया, तो वहां पर उर्दू बाजार में गया तो पता चला जी कि उन्होंने किताब की कीमत ज्यादा रख दी है, इसलिए कि कमीशन ज्यादा हो जाए। अगर दुकानदार को कमीशन ज्यादा मिलेगी तो वो किताब बेचेगा। ये तो कोई बात ना हुई। अब अच्छी बात है, इसमें खर्चे कम हो गए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किताब की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती, अखबार की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। यही बात मैं एक अपने और दानिशवर से भी चंद दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि देखिए मुझे 23 साल हो गए अखबार निकालते हुए अपना, और जंग में भी 17 साल काम किया। मुझे तो आज तक तो फीलिंग नहीं हुई कि अखबार की जरूरत नहीं है। मुझे तो यही फील होता है कि अखबार की जरूरत पहले से बढ़ गई है। इसी तरह तहरीरी कहानियों की जरूरत इस वक्त ज्यादा हो गई है। अब कहना जी कि वो टीवी आ गया जी, हर बंदे ने कैमरा पकड़ के तो टीवी बना लिया है, इसलिए लोग अखबार को नहीं पढ़ते। मैं इस चीज को नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि जो लोग अखबार पढ़ते थे वो अखबार ही पढ़ते हैं, जो लोग किताब पढ़ते थे वो किताब ही पढ़ते हैं। और टीवी की रिपोर्ट जो होती है वो 2 मिनट की होती है, टीवी की रिपोर्ट सिर्फ 2 मिनट की होती है, जबकि अखबार के अंदर वसी सफ़ात है, उसके अंदर पूरी मुकर्रर की तकरीर उन्होंने लिखनी होती है, यानी नोट्स लेके। ज़ाहिर है कुछ चीजें रिपीट होती हैं तकरीर में, वो तो रिपीट नहीं कर सकते, एक ही दफा लिख देते हैं। सॉरी माजरत चाहूँ इंटरप्शन की। असल में ये अदब जो है अदीब के साथ वाबस्ता है, शायर या अदीब या जो भी तख्लीक करने वाला है, जी जी वो इस वक्त जो एक पाकिस्तान में ले लो, ज्यादा अक्सरियत जो है अदब से वाबस्ता या तख्लीक करने वाले, वो ज्यादा उनका बड़ा अच्छा स्टेटस नहीं है। हाँ जी स्टेटस नहीं है तो वो किताबें शाया नहीं कर सकते, बड़ी महंगी भी हैं, और ऐसा कोई अदारा भी नहीं है कि जो उनकी हेल्प करे। तो वो ये अलमिये जो हैं वो एक बड़े चल रहे हैं, और ये भी अलमिया है कि जो एक छोटा शायर है या छोटा शायर इस वजह से नहीं है छोटा शायर, वो जीसस क्राइस्ट के लिए कहा गया कि क्या नासर से भी कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है। तो आजकल मियार इस तरह हो गया कि काफी सारे अलमिये जो एक तख्लीक करने वाला है उसको पेश है, दरपेश है। तो बिल्कुल है, ये इस पे थोड़ी सी अगर रोशनी डाले तो हम आगे बात बढ़ाएं। जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की सैमसन साहब, आपने बहुत जी अच्छा सवाल भी है हम्म, कि जो एक वक्त था जब शायरी, मौसीकी और तहरीर ये लोगों के लिए जब कोई बंदा तहरीर का अपनी जो किसी मैगजीन के लिए बेचता था तो उसको मुआवजा मिलता था। अब एक और चीज ये है कि जो किताब का मामला है, अगर बंदा किताब पब्लिश नहीं कर सकेगा तो उसका अदब वहीं का वहीं रहेगा। तो ये चीज ये है कि ये तो वाकई हो रहा है कि लोग मादियत की तरफ इतने दौड़ गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ऐसे अदारे होने चाहिए
یعنی میرا جو ادارہ ہے اسپیکر پبلیکیشن، میں نے جتنے بھی کالم لکھنے والے ہیں اسپیکر اخبار میں، ان سب سے یہ کہا ہے کہ اپنے کالموں کا ریکارڈ رکھیں، اس لیے کہ جب آپ کا 100 کالم ہو جائے گا تو آپ کی کتاب بھی بنوائی جائے گی۔ یہ ادارے کر رہے ہیں سپورٹ، میں تو کر رہا ہوں، اسی طرح اور بھی اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سی کتابوں کے حقوق اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، رائٹر کو کچھ نہیں ملتا تو رائٹر اسی بات پر خوش ہوتا ہے کہ چلو میری کہانی جو ہے یا میرا ادب جو ہے وہ اس کو پرنٹ کروا دیا گیا ہے، ایک مطلب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ صحیح کہہ یہ تو واقعی باتیں ہیں، اور اس طرف جو ہے اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال میں پھر سے کہوں گا کہ ریٹن مواد کی، تحریری مواد جو ہے پرنٹ کیا ہوا، اس کی اہمیت نہ کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ لوگ جنہوں نے اخبار پڑھنی ہوتی ہے وہ آج بھی اخبار ہی پڑھتے ہیں۔ یہ ابھی وہ بھائی صاحب، ایک مجھے نام ان کا بھول گیا، جو پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کتاب کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، کتاب جو ہے میں تو کتاب پڑھتا ہوں، میں تو خرید کے پڑھتا ہوں، اور یقیناً یہ بات جو ہے، یہ بلکہ میری جب کتاب کی رونمائی ہوئی تو میں نے ایک بات ان سے کہی، میں نے کہا دیکھیں بھائی، اس کتاب کو آپ خرید کے پڑھیں۔ لوگوں نے خریدی کتابیں، اور اتنی خریدی جس سے میرا خرچہ نکلا ہے۔ تو یہ چیز ہے، کتاب کی جن لوگوں نے پڑھنی ہوتی ہے انہوں نے تو پڑھنی، اور وہ طبقہ جو ہے اب بھی موجود ہے۔ یہ جو ٹی وی والا تو ہے، یہ کیمروں والا طبقہ ہے، یہ آج پیدا ہوا ہے، یہ پہلے کا نہیں ہے۔ یہ تو اب جب ٹی وی وہ کیمروں میں لوگوں نے فلمیں بنا کے تو اپلوڈ کرنی شروع کی تو تبھی ایک طبقہ پیدا ہوا۔ جی بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ سے پھر پوچھیں گے ہم لوگ۔ جی ایسٹر، یہ مسیحی ادب کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی تک ہم نے ادب کی بات کی ہے، اردو ادب کی بات کی ہے، لیکن مسیحی ادب جو ہے اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ایسے مسیحی شعراء ہیں، بہت سارے مسیحی ادیب ہیں جنہوں نے بہت سا اس فیلڈ میں کام کیا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں عموماً نظر آتی ہے کہ عوامی طور پہ ایون کمیونٹی وائز بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو مسیحی ادب ہے اس کو بہت کم پذیرائی ملتی ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا اس میں کوئی معیار کی کمی ہے، انہیں لکھنے میں کوئی معیار کی کمی ہے، یا پڑھنے والوں کی کوئی معیاری ایسی ان کی سوچ نہیں ہے، یا معیاری پڑھنے والوں کی کمی ہے؟ اس کا جواب فخر لالہ صاحب، جی پروفیسر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا جو مسیحی ادب کے حوالے سے بھی جو میں نے بات کی، کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ اس کی پذیرائی کافی حد تک کم ہے، مطلب اتنی ہی جتنی ہونی چاہیے؟ ایون کمیونٹی میں بھی ہمارا یہی حال ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آخر کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ادب کو اس طرح کے دائروں سے باہر ہونا چاہیے کہ مسیحی ادب یا اردو ادب یا مسلمان ادب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہم مین اسٹریم میں اس طرح سے اپنی جگہ نہیں بنا پائے، چند ایک ناموں کے علاوہ بڑا نام ہے جو کہ اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، اور بات بہرحال وہ مین اسٹریم کے ہمارے ایک بڑے نمائندہ شاعر ندیم اجمل صاحب ہیں، میڈم آسمات کمل ہیں، گنتی پہ گنے جانے والے لوگ ہیں، شعراء حضرات، اسی طرح افسانہ نگار ہیں، اسی طرح ڈرامہ نگار ہیں، جو گنتی پہ ہم چاہتے ہیں 5 اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے کہ طاہر لدھیانوی نے کہا تھا کہ مخلصی حس کے لطافت کو مٹا دیتی ہے، ان کا آداب کے خانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ تو ادب ایک بڑا لطیف کام ہے، اور لطافت تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ معاشی طور پر بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمارا کمیونٹی کیونکہ معاشی طور پہ کمزور رہتی ہے، اسی طرح اس لیے ہم کوئی بڑا ادب تخلیق کرنے میں بھی کامیاب ہیں۔ بڑا ادب دیکھیں، جون ایلیا نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں جنہیں ابھی پڑھنا چاہیے۔ تو پڑھنے کے لیے سوچنا چاہیے، پڑھنے کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا ادیب جو ہے وہ اتنا صاحب مطالعہ نہیں ہوتا۔ جب اتنا صاحب مطالعہ نہیں ہوتا تو اچھے مطالعے کے بغیر اچھی تحریر سامنے نہیں آ سکتی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس میں پذیرائی کم ہے تو اس میں خاندان کا بھی ہاتھ ہے، مطلب they don't have any family environment؟ جیسے یہ تو ہمارا ایک بڑا مزیدار کوشچن ہے نا، جو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں، اس نے کہا جی میں شاعری کرتا ہوں۔ تو جناب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارے ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم ادب تخلیق کرنے والے کو کام ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے ہاں کام وہ ہے جو کہ جو منافع بخش ہو، جس سے ہم روزی روٹی کماتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پھر وہی پہ آتا ہے کہ معاشی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے، پھر سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں۔ آج بھی دیکھیں، جیسے وہ سر محبوب الہی برسد بات کر رہے تھے کہ
जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई है, जिन्होंने इंटरनेट और मोबाइल का सैलाब देखा है, वो आज की किताब से जुड़े हुए हैं। युval नोह हरारी की किताब मार्केट में आती है तो कम से कम 5 लाख कॉपी होती है, और 5 लाख कॉपी जो है वो 5वें दिन मार्केट में मौजूद नहीं होती। हमारे यहाँ शायर और अदीब अगर कहीं से पैसे पकड़ के मदद लेके किताब छपवाता है जिसकी तादाद होती है 500, उस 500 में से वो 450 तो बतौर तोहफा बेचता है और 50 अपने पास रख लेता है। किताब तो खरीदने का और खरीद के पढ़ने का रुझान ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मिल के एक शायर के लिए, एक अदीब के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, और फिर वो तबकात जो पहले ही जो है वो पिछड़े हुए तबकात हैं जिनमें खासतौर पर अकलीतें आती हैं, तो वहां से एक तो हम पहली बात तो तस्लीम करना चाहिए कि हम टोटल आबादी का 2% है। अब 2% में से जो कोई कदावर शख्सियात निकलेंगी वो 2% के हिसाब से ही निकलेंगी। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें कुछ अहम होने की जरूरत नहीं है कि शायद बहुत जल्द जो है कि फैज अहमद फैज और मजीद अमजद और इन सब की जगह पे जो है वो बड़े बड़े कोई इकलीत से ताल्लुक रखने वाले लोग आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा ही होगा कि कहीं अगले 20 साल में कोई और एक नज़ीर कैसेट पैदा हो जाए, कोई एक नजीम अजमल पैदा हो जाए, कोई एक मंसूर ही पैदा हो जाए, 2 पैदा हो जाए। ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर वो भी इस तरह से हो मुमकिन हो सकेगा कि जो बातें हमने पहले बात की, एक तो उनको थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो, मुआशी तौर पर वो तरक्की करें और फिर उसके साथ मुताला की तरफ लौटें। फिर मुमकिन है कि शायद अगले 10 साल बाद कोई एक बड़ा नाम देखे। फखर लाला, एक ऐसे ही आ रहा है कि शौक जो है, जो शायरी का है, अदब का है, वो पेट नहीं भरता। तो ना अपने घर वालों का पेट भर सकते थे, ना कोई कुछ है। और बहुत सारा अलमिया ऐसा, आप भी जानते हो, बहुत सारे हमारे शायर हजरात, ज्यादा शायर हजरात हैं जो कुछ नहीं करते, काम नहीं करते, उनके पास नहीं है काम, या वो सिर्फ यही करते हैं। लेकिन कोई ऐसा अदारा भी नहीं है कि जो उनको इस तरह सपोर्ट करे। मुझे एक याद भी आती है, मैं अक्सर भी कहता हूँ, जब मैं इंग्लैंड में आया तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आप जो लिखते हो, आपको तो सिर्फ लाइब्रेरी होनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, आपको लिखना चाहिए। ओ भाई, मैं तो ऐसा करूंगा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। ये इधर भी आके ऐसा ही है, ये नहीं कि पाकिस्तान अलमी है, यहाँ भी आके यही अलमी है कि यहाँ भी कोई ऐसी सोसाइटीज नहीं है जो अपने जो राइटर्स हैं या उनको देखें। तो ये बहुत बड़ा अलमी है जिसकी वजह से जो क्रिएट नहीं होता। आप अपने देखो, गालब सारी उम्र वो कर्ज में ही दबा रहा है, लेकिन कुछ देख ना वहाँ पे भी क्या मसला है, जब वहाँ पे इदारे खत्म हुए उससे पहले क्या था कि जितने शोरा थे वो किसी न किसी दरबार से वाबस्ता होते थे, दरबार से वाबस्ता होते थे और वहाँ से इनकी रोजी रोटी चलती थी। अब हमारे यहाँ तो एक टर्म बन गई ना कि दरबारी शायर होना शायद कुछ बुरी बात है। दरबारी शायर होने का मतलब ये था कि आप एक बरसरे रोजगार शायर है। जब ये चीजें अब गालिब के दौर में जब अंग्रेज आ गया तो वो सारी चीजें खत्म हुई। तो गालिब का अलमिया बेसिकली वही अलमिया था जो आज भी शायर का है कि वो बादशाहों की सरपरस्ती खत्म हो गई, रियासत जो है वो माजी परस्ती पे उतर आई। जो अंग्रेज इस्तेमालकार था वो कोई यहाँ पे कोई तहजीब व तरक्की के लिए तो नहीं आया, वो तो अपने मकासद के लिए आया, अपने मकासद के असूल के लिए आया, वो करके चला गया। उसका मकसद कोई यहाँ पे कोई नेशनल बिल्डिंग नहीं था। तो गालिब का आपने बड़ा अच्छा तज़किरा किया। वो एकदम से वही सारा सिनेरियो आपके सामने आ जाता है जिस सिनेरियो से आज का शायर गुजरता है। सरकारी सरपरस्ती नहीं। और अगर कुछ इदारे हैं भी जो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट करते भी हैं तो वो सारे लॉबिंग का शिकार है। वो किसी ना किसी, जो अगर आप किसी तगड़ी लॉबी से हैं तो फिर आप सदारती अवार्ड के लिए भी आप नामजद हो जाएंगे, आपको अकेडमी इस्तीफा भी देगी। लेकिन वहाँ पे जो मुस्तहिक लोगों के लिए वहाँ पे बड़े मसाइल हैं। अब पहली बात तो ये है कि अकेडमी अख्तियात उस शायर या अदीब को वजीफा लगाएगी जिसकी 2 किताबें पब्लिश हो चुकी हों। और हमारे यहाँ तो मसला शुरू ही किताब छापने से होता है, किताब छापेगा। फखर वाला, मुझे एक बात भी याद आई, जब मैं कोयटा में था तो मेरा नाम अदबियात की तरफ से जो है ये प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मेरा नाम गया था। तो क्यों नहीं मेरा नाम आया, मैं अहले किताब नहीं हूँ। 5000 मेरे आर्टिकल जो नेशनल न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं, लेकिन मैं किताब नहीं छपवा सका। अब चूंकि भट्ट साहब ने एक बात बताई है तो मैं इनको कहूंगा मेरी 2-3 किताबें शाया करो। जी जी एस्टर, बिल्कुल जी, आप डिजर्व करते हैं, जी, जी। आपकी किताब शाया होनी चाहिए। हाँ जी जी। अच्छा, इनसे तो अदब के हवाले से ये पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम, ये अलमिया के भी है कि जब अब हम अदब पढ़ते जरूर है लेकिन शायद हम उसको नहीं करते।
यानी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, उसको शेयर नहीं करते। और क्या इसको हम, ये भी एक अलमिया है हमारे अदब की जो इस वक्त हालत है, क्योंकि अभी जैसे फखर लाला साहब ने भी कहा कि हमारा अदब जो है वो लग रहा है कि वो कहीं जवाल का शिकार हो रहा है, और उसकी यही वजह है कि नई नस्ल जो है वो अदब से दूर है। तो नई नस्ल जो है वो इसके करीब कैसे आ सकती है, या ये शेयरिंग जो है ये इसका कैरेक्टर है कि हम आपस में इस जो ये अदब का जो माहौल है या अदब के बारे में जो भी हमारी बातें या मालूमात है हम उनको शेयर करें अपनी नई नस्ल के साथ, इससे कोई फर्क पड़ सकता है? क्या ख्याल है आपका? तो हमीद हेनरी साहब, एक और भी आपने क्वेश्चन सुना होगा तो आप इसी का जवाब दीजिएगा। साथ में एक और भी बात करता जाऊं कि परवेज मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे, तो आगरा में गए तो उन्होंने एक सागर सदीकी का शेर वहां पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि आप जानते हो सागर सदीकी कहाँ पे है, क्या कौन है ये वाला? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जब उन्होंने आके हालत देखी लाहौर में उसकी, सागर सदीकी की सबको पता है कि क्या उनका हाल था, वो फकीराना जिंदगी, बाल भी नहीं धोने, दाढ़ी ये वाला उनका बहुत ये मसला था। हमीद हेनरी साहब। मैं ये तो शायद ना कह सकूं कि अदब ज़वाल का शिकार है, क्योंकि बड़ी नई और तवाना आवाज़ें जो हैं वो उभर रही हैं। लेकिन एक ज़रूर बात है कि मतलब जिसको हम कहते हैं ना इनेबलिंग एनवायरनमेंट, हमारे तालीमी इदारे जो हैं, वो अपने तलबा को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे कि जहाँ पर अ, अदब की दिलचस्पियाँ जो हैं वो तलबा में उजागर की जाएँ। कुछ कमियाँ हैं, ख़ास तौर पर नेशनलाइज़ेशन के बाद ये बहुत ज़्यादा था। आज भी एक ज़माने में हर तालीमी इदारे में एक लिटरेरी सोसाइटी होती थी, ठीक है? जहाँ से जो तालिब इल्म हैं, बिल्कुल। उनकी सलाहियतें जो हैं वो उभर कर सामने आती थी। तो अब जो हमारा निज़ाम तालीम सही। है, उसमें जो एक तालीमी जो मतलब पहलू है कि आप लर्निंग थ्रू एंगेजमेंट, लर्निंग थ्रू डूइंग, कि आप तुलबा को एंगेज करें, आप तुलबा को एक्टिविटी में एंगेज करें। अब वो जो हमारे मतलब आउटकम बेस्ड लर्निंग है ना, वो तरीक़ाकार ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम की कुछ कमज़ोरी है, और जो टीचर हज़रात हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तलबा में ये दिलचस्पियाँ पैदा करें। लेकिन मेरे ख़्याल में हमें मायूस नहीं होना चाहिए। नए लिखने वाले बहुत बहुत अच्छा लिख रहे हैं। एक नई आवाज़ें जो हैं सामने आ रही हैं, लेकिन हमें अपनी तालीमी निज़ाम में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। जी, एक और भी है ना, जिस तरह के पहले बात हो रही थी कि अदब को तख्लीक करने वाला अदीब या दूसरा, वो इतने सारे मसाइल का शिकार है, तो कोई भी अदारा, चाहे हुकूमत हो चाहे कुछ भी है, उसकी उसकी सरपरस्ती हासिल नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी मायूस कुन हालत है। अब सागर सदीकी जो थे वो खुद जो एक प्रोफेसर थे, मेरे ख्याल में, अगर लाला इसकी वजाहत कर सकते हैं कि वो उनका हाल देखो कि उसके बच्चों के साथ खानदान से वो फारग हो गए हुए थे। एक उन्होंने छोटी सी झोंपड़ी सी बना रखी थी ईंटों की, और वहां पे गुजारा कर रहे थे। तो कोई कोई है नहीं, कुछ पजीराई नहीं मिल रही, कोई सरपरस्ती नहीं मिल रही ऐसे लोगों की। तो उससे कैसे वो सेहतमंद अदब या जो हैं कुछ वो तो इस वक्त छाए हुए भी हैं, नेट पे छाए हुए हैं ज्यादा। तो भट्ट साहब, एक फैशन तो है, अब तो बड़े बड़े जो राइटर हैं, बड़े अहले किताब हैं, बड़े उनके पास रोजगार भी है, अहमद फरात, परवीन शाकर, और जो अहमद नदीम कासमी, या इस तरह के इस्लाम अमजद इस्लाम, बड़े नाम, उनकी बड़ी अच्छी पोस्टें थी, बड़ी अच्छी पोस्टें थी, उनको आसानी से। और ये नहीं कि उनकी अदब कोई मेयार नहीं है, अदब भी बेशक बहुत हाई अदब उनका है कि शुमार किया जाता है। लेकिन जो गुरबा जो मैंने पहले भी कहा कि छोटे आदमी गुदड़ी में लाल होते हैं, ये नहीं हरगिज यहाँ पे कि वो अदबी नहीं है, लेकिन उनके पास वसाइल कोई नहीं है। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज ये भी देखें कि कुछ लोगों ने अदब को तख्लीक करने को एक जो है वो पेशा बनाया। जैसे अहमद नदीम कासमी साहब का नाम आप देख लें, और उसके अलावा ये भी है कि फैज साहब,
اب ان کی ٹوٹل انکم جو ہے وہ ادب سے نہیں تھی، کہ اور بھی انہوں نے کام کیے، پیسہ جی جمع کیا، جی لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک راز کی بات بتاتا جاؤں کہ کووڈ 19 جب شروع ہوا تو ہم نے سوچا کہ اب اخبارات کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو جب تک کووڈ ہے اخبار کو بند کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے دوست جیم پیغوری صاحب نے تجویز پیش کی کہ بھائی آپ آن لائن کر لیں اخبار کو، اس طرح تو لکھنے والوں کے اندر جذبہ ختم ہو جائے گا، لکھنے والوں کی جو ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا. چنانچہ ہم نے آن لائن جو ہے پچھلے پونے 2 سال سے چلا رہے ہیں اس کو. سو چیز یہ ہے کہ میں نے جو ہے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے ادب صرف تخلیق نہیں کیا بلکہ ادب کی ترویج بھی کی. میری اپنی کتابیں آئیں اور لوگ دوستوں کی، پرویز مسیح مٹو صاحب کی کتاب آ رہی ہے ان کے کالموں پر مشتمل. اس کے علاوہ آپ نے بھی ابھی بات کیا، آپ کتاب ترتیب دیں، ہم اس کو پرنٹ کروائیں گے. سو یہ چیزیں ہیں کہ میں نے ذاتی طور پر نہ صرف ادب کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا بلکہ اس کے لیے میں نے کوشش بھی کی کہ ادب آگے بھی جائے. تو اس طرح کی کوششیں بھی ہونی ضروری ہیں. لیکن ایک چیز آپ انجم خیالی دیکھ لیں، بہت بڑا شاعر ہے، شاعر کشمیر، یعنی اس کا ایک مصرع آپ سنتے ہیں تو دوسرا مصرع آپ کی توقعات کے بالکل برعکس ہوتا ہے. بہت بڑا شاعر، اس کو جدید دور کا تسلیم کیا گیا، لیکن حالت اس کی یہ تھی کہ وہ مانگ کے شراب پیتا تھا، بندوں کو اپنے آپ سے فیڈ اپ کر دیتا تھا. غالب کا آپ نے ذکر کیا، ہمیشہ سے ہی وہ مالی تناؤ کا شکار رہا. تو یہ چیز ہے کہ کچھ طبیعت کی آلک جو ہوتی ہے جس کو سستی کہہ لیں، اس سے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادب نہیں تخلیق کر سکتے. لیکن اگر بندہ یہ ٹھان لے کہ میں نے، اب ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے، اب اسلم رائی صاحب میرے استاد ہیں، انہوں نے کم از کم 2000 کے قریب ناول لکھے، لیکن انہوں نے ایک موقع پر مجھے کہا تھا کہ اگر کتاب بندہ خود شائع کرائے تو خود اس کی مارکیٹنگ کرے تو اس کو پیسے پبلشر کی نسبت زیادہ بچ سکتے ہیں. ہم نے ساری کتابیں اپنی خود جو ہے وہ آج کے دور میں خود پرنٹ کروائی ہیں اور ان سے پیسہ بھی کمایا. یعنی کہ یہ نہیں کہ بھائی بہت زیادہ پروفٹ نہیں کمایا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے جو کام کیا اس سے ایک تو ادب کو فروغ ملا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے خرچہ نہیں کیا، خرچہ جو ہے ہمارا پورا ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید دور میں مجھ جیسے یا آپ جیسے بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اگر اس کی کتاب کے اوپر 1000 پاؤنڈ خرچہ آیا ہے اور اگر اس کو 1001 پاؤنڈ مل جاتا ہے تو پھر بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. باقی کتابیں آپ گفٹ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ انڈسٹری بحران پر ہے. اب بحران سے اس کو بچانا ہے تو کسی کاروباری آدمی نے نہیں بچانا. اس کو اگر بچانا ہے تو شاعروں اور ادیبوں نے بچانا ہے، ہم نے بچانا ہے، آپ نے بچانا ہے. تو یہ تو ہر بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ادب کا کوئی بحران اس طرح کا ہو چکا ہے. بحران تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب اس ملک کے اندر 2007 میں کریڈٹ کرنچ آیا، لیکن دیکھ لیں معیشت پھر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. بحران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دفن کر دیں، بلکہ اس کے لیے دوبارہ سے اس کو اجاگر کرنے کے میجرز آپ نے بنائے. تو دیکھو بنا لیا تو ہو گیا. اب ہم بھی اس طرح ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر شاعر اور ادیب اپنے کنسورشیم بنائیں، اپنے تنظیمیں بنائیں اور آپس میں کنٹریبیوشن کر کے کتابیں ایک دوسرے کی شائع کروائیں تو اس کے بعد ان کو بیچیں، تو بیچیں گے تو ان کو پیسے پورے ہو جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے. جی جی بہت شکریہ. وہ حال ہی میں سارا سب کو معلوم ہے سبد گل اشاعہ ہوئی اور بڑی خوبصورت، اور 52 شاعر، بڑے شاعر جو ہیں وہ اس میں شائع ہوئے، بڑی پذیرائی ملی. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کیا، لیکن ضرور شائع کیا. تو اب بات کو میرا خیال ہے سمیٹتے ہیں، بات بہت لمبی ہو گئی. پہلے شروع کر رہتے ہیں حمید ہنری صاحب. اگر 1 منٹ میں کہوں کہ ادب کے المیہ کیا ہیں تو آپ ایک دم کہاں پہنچتے ہو؟ اب 1 منٹ تو بہت کم ہے. بہرحال ایک دوستوں کی منٹ بٹ صاحب نے جو آپ بات کے کی ہے نا، تجربات جتنے مجھے 2 تجربات منٹ ہیں دیں، آپ 1 منٹ میں کہہ سکتے ہیں. 2 منٹ دے دیں سر، ان کو دے اچھا دیں 2 چلیں منٹ. ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے. میں بٹ صاحب سے مجھے ایک کیو ملی ہے ان کی بات سے نا، ابھی جو باتیں کی ہیں بٹ صاحب نے، مجھے ایک کیو ملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا نا پروفیشنلزم کی جانا چاہیے، ادیب برادری کو پروفیشنلزم میں جانا چاہیے. اور دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر جو ہے ہمارا، اس کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے
लेकिन हम वो दरवाजे नहीं खटखटाते। मैं अभी कल परसों उसकी किताब पढ़ रहा था, लम्स के जो बानी है सैयद बाबर अली की। तो हैं ऐसे इदारे, मतलब आगा हसन आबदी ने बीसीसीआई के, उनकी एक फाउंडेशन थी, अर्ज कावस जी की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, खास तौर पर कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जिनकी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इन चीज़ों को प्रोफेशनल वे में नहीं लिया आज तक, जहाँ तक मसीही अदीबों की बात है। देखें, कौमी वसाइल में हमारा भी हिस्सा है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, उनसे हमने कौमी वसाइल में कभी हिस्सा नहीं मांगा इस बारे में। दूसरी चीज़ जो है, हमें एक एंडाउमेंट फंड की ज़रूरत है। आपको हिस्टोरिकली स्पीकिंग, देखें, माइकल एंजेलो जैसे लोग और पूरी रेनेसां की आप तारीख पढ़ें, ये जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट थे, ये सरपरस्ती के बगैर आगे नहीं गए। तो मतलब हमें इन तमाम रिसोर्सेज को, इन दरवाज़ों को खटखटाना चाहिए और चीज़ों को ज़रा प्रोफेशनल वे में लेना चाहिए। वो हमीद हेनरी साहब, आप मकतबा नवीन के साथ बड़े अटैच रहे, जिनका जो एक पब्लिशिंग अदारा भी है बहुत बड़ा, तो उन्होंने कुछ हटे भी हैं, मजहबी कुतब के अलावा और भी किताबें अशाया की हैं। तो आपकी रिकमेंडेशन अभी होती है उनके लिए, कोई सिफारिशात पेश करते हैं कि अभी उनकी मर्जी आपकी? जी अच्छा, जहाँ तक मकतबा नवीन पाकिस्तान है ना, जी। उसकी जो पॉलिसी है ना, हाँ उसका हाँ मैंडेट हाँ हाँ। वो है कि जो थियोलॉजिकल लिटरेचर है, जो किताबें इल्मे इलाहियात के मुतालिक हैं, वो शाया करते हैं। जी। मतलब जो लिटरेचर की किताबें हैं, शायरी, अफसाना, नावल, ये वो शाया नहीं करते, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। चलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अभी फखर आला, आपने तो बड़े तजर्बात किए इन महीने 2 महीनों में जो अदब का बड़े अलमिया है आप क्या कहना चाहेंगे? हम उसके पास मंजर में तो नहीं जाना चाह रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सामने जरूर आया होगा ना कि एक अदब दूसरे को का तस्लीम नहीं सबसे करता। मैं समझता हूँ कि अदब का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अदब जब बयानिया बन जाता है, हाँ। जब अदब को हम किसी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यही अदब का सबसे बड़ा अलमिया है। जैसे हमारे पास एक पूरी तारीख मौजूद है, आपकी बानो की क्या है, आपके इशफाक अहमद हैं, आपके क्या है, मुमताज मुफ्ती हैं, बाकायदा इन्होंने एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए काम किया। तो सारा अदब इनका आप देखिए लीजिए, कोई ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग पे इन्होंने काम किया। तो अदब जब किसी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर वो अदब नहीं रह जाता। अपने दौर पे वो कहते हैं कि हवानेजे पे थे, लेकिन अब तो देखिए कि जो कुछ बानो कुतिया ने लिखा या कुछ इशफाक अहमद ने लिखा, आज के दौर में वो कहाँ पे स्टैंड करता है? क्या वो आज के दौर के तकाज़ों को पूरा करता है? इशफाक अहमद अपनी किताब का एक बात करते हैं कि पाकिस्तान के अनपढ़ लोगों के नाम। क्या एक बंदा जब अपनी किताब अनपढ़ लोगों के नाम कर रहा है, यानी ऐसे लोगों के नाम जो किताब पढ़ना ही नहीं जानते, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस किस्म की अप्रोच को जो है वो माशरे के अंदर ट्राई करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदब का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अदब को कभी भी किसी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे महबूब इलाही साहब ने पहले बात की थी कि अदब है मुशाहदे का नाम। जो आपने मुशाहदा किया उसको आपने लिखना है। ये नहीं है कि आप अपने मुशाहदे के मुताबिक सोसाइटी एक नई बिल्ड करनी शुरू कर दें या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, नजरियात के मुताबिक सोसाइटी को ढालना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में अदब का सबसे बड़ा अलमिया ये है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गुफ्तगू तो आपने बड़ी मजेदार सुनी। आप तो जो कई दफा आपको काफिर भी बोल रहे हैं, सॉरी टू से जी आपने बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कैसे ये हम अलमिया कैसे दूर कर सकते हैं, चाहे वो छोटी कम्युनिटी है या बड़ी कम्युनिटी है, तो ये अलमिया को हम कर कैसे सकते हैं? सिर्फ 1 मिनट बिल्कुल, ही, मैं बहुत बिल्कुल 1 बहुत मिनट लंबी लूँगा। बात होगी। तो बात ये है कि मैंने अभी बात की थी कि अहमद नदीम कासमी ने फ़नून जब शाया किया, और फ़नून को छोटा-सा मैगज़ीन ही होता था, कम से कम 600-700 सफ़हात पर मुश्तमिल होता था। हर महीने वो निकलता था और लोगों को उसकी तलब होती थी कि आएगा। राहत मलक ने जर्स निकाला था तो उसकी लोगों को तलब होती थी, लोग कहते थे इनकी एडिक्शन पैदा हो गई है। मैं सिर्फ़ ये कहता हूँ कि अदीबों के अंदर भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मैंने अच्छा लिखा तो तूने अच्छा नहीं लिखा, ये रवच खत्म हो जाए। और अदीब जो है तंजीम में, अब तो आपको पता है ना कि घर-घर तंजीम बन गई है।
ہونا یہ چاہیے کہ ادیب اور شاعر جو ہیں وہ اپنی ایک الگ پہچان بنائیں اور آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور خود کتابیں شائع کروائیں. اب اگر احمد ندیم قاسمی صاحب ایک ادارہ قائم کر کے ادب کی خدمت کر سکتے ہیں تو سیمسن جاوید بھی کر سکتا ہے, محبوب بٹ بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بٹ صاحب ایک بات یاد آئی, نیوندرا جو ہوتا ہے نا, نیوندرا وہ شاعری میں یا ادیبوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جیسے لالا میرے لیے لکھیں گے کچھ فخر لالا تو میں ان کے لیے تھوڑا اور زیادہ لکھ دوں گا. یا آج کل نیٹ پہ جو چل رہا ہے وہ شاعری سے کسی کو زیر و زبر جو وہ بالکل صحیح بات ہے. نہیں دیکھیں بات بالکل آپ کی درست ہے. کمنٹ میں مجھے لکھیں گے کہ آپ آفاقی نوعیت کے شاعر ہیں, میں آپ کو لکھوں گا آپ کائناتی حجم کے شاعر ہیں. ہاں جی, وہ تو ہی نا بات, من تیرا ملا بگوئم تو میرا حاجی بگو. تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. اس کی وہ انجمن ستائش بائمی جو ہے وہ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ہی ان آرڈر ہے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پریس کلب آف پاکستان آپ کے بھی اس کے سینئر نائب صدر ہیں, تو ہمیں جب کبھی فنڈنگ کی ضرورت پڑی ہے, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا تو اسپانسر جو ہے وہ اس نے فون نہیں اٹھایا 2-3 دن, تو میں نے لنک پہ لکھ دیا کہ بھائی پیسے نہیں ہیں, اور ود ان ہاف این آور 875 پاؤنڈ دوستوں نے جمع کر دیے. تو دوسرے دن ان کا فون آ گیا اسپانسر کا, ساری میرا فون بریک ہو گیا تھا, تو میں نے نیا فون لیا ہے, تو یہ جو ہے نا میں اب آپ سے رابطہ کر رہا ہوں کہ آ کے اسپانسر لے جائیں. ہم نے ان سے بھی اسپانسر لے لیا, ادھر سے بھی لے لیا, وہ پیسے ہم نے کسی اور بات میں خرچ کر دیے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ادیب شاعر جو ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہے 10-20 پاؤنڈ دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ ادیبوں اور شاعروں کو اپنے ادارے قائم کرنے چاہیے, اور بے شک والنٹری ہوں, کو ضرورت نہیں کاروباری ادارے قائم کریں. اتفاق بٹ صاحب اسی کے ساتھ میں سمیٹتا ہوں کہ ہمارے اندر اگر اتفاق نہیں ہے نا, اپنے یکجہتی نہیں ہے, الگ الگ اپنی لابنگ نہیں ہے, تو اگر ایک جگہ پہ کہیں بھی آ جاتے ہیں نا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, المیے دور کر سکتے ہیں. تو اب ایسٹر صاحبہ آپ کی باری آتی ہے کہ آپ انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر, یہ سارے آپ بہت خوبصورت, فخر لالا بڑے انگلش میں پوئم اور پوئٹری اور ادب بڑا اچھا تخلیق کرتی ہیں, یہ بہت اچھے وہ ہے. تو آپ کیسے آپ وہاں بھی کچھ انگلش میں بھی کوئی ایسے علمی ہیں ادب میں کہ اردو ادب میں زیادہ علمی ہے, پاکستانی اردو ادب میں؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال ہم اردو ادب کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, انگلش کی بات بھی ہے, ظاہر ہے ادب تو ایک ہی ہے, اور علمیے بھی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور ملتے جلتے ہیں. تو بہرحال آج کی گفتگو سے میں تو مطلب میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہمارے ساتھ اتنے سینئر ہمارے حضرات موجود تھے, شاعر, ادیب, اور ساتھ ہی نئی نسل کے نمائندہ بھی ہمارے پاس فخر لالا بھی موجود تھے. تو بات یہ ہے کہ اچھا ادب جو ہے یہ محترمہ یہ نئی نسل کا نمائندہ آپ نے مجھے کہا ہے؟ نہیں جی آپ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے فی الحال میں نے پروفیسر یہ فخر لالا صاحب سے کہا ہے. اچھا نہیں, آپ ہر نسل کے نمائندے ہیں نا جناب, آپ تو ہر نسل کے نمائندے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان سب کی باتیں سننے کے بعد آئی کوڈ فیل واقعی ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ چیزوں کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. صرف ادب ہی نہیں بلکہ ادیب بھی بہت سارے علموں کا شکار ہیں آف کورس. تو یہاں پہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اچھا ادب جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے, اور یہ تمام ادیبوں کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کو پورا کریں. اور ظاہر ہے کہ ادب اس کا ایک بڑا ایک ذریعہ ہے کرنے کا. اور ظاہر ہے کہ جب ہمارے اپنے ذہن کشادہ ہوں گے, ہمارے اپنے ذہن پازیٹیو ہوں گے, تو معاشرہ تو خود بخود ہی ترقی کر لیتا ہے. بہرحال جہاں تک علمیوں کی بات ہے, میں چونکہ بھی اس سے تھوڑا تعلق رہا ہے, اور ابھی بھی میں ضرور اس کو پڑھتی ہوں, اردو ادب بھی ہے, انگلش ادب بھی ہے. تو اس کے حوالے سے جو تھوڑے بہت المیہ بھی آپ سب نے جو کہے ہیں وہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہمارے یہاں پذیرائی کم ملتی ہے. لوگ جو ہیں شاید ادب کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کم کرتے ہیں. یعنی جو پڑھ لیتا ہے وہ ضروری نہیں کہ دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرے, وہ اپنے تک ہی کئی بار رکھ لیتا ہے. اور شاید ہمارے یہاں ایسے بہت سارا ماحول بھی ایسا نہیں کہ ہم 4-5 لوگ, شاید ہم لوگ اس ماحول سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید ہم تو شیئر کر لیتے ہیں, لیکن اگر ہم کامنلی دیکھیں تو بہت سارے ایسا ماحول ہے ہی نہیں.
کہ 4-5 लोग बैठे और बैठ के अदब की बात करें या किसी किताब की बात करें, किसी शायर की बात करें, उसके ख़यालात की बात करें, बहुत कम ऐसा होता है। तो हमें यहाँ पे भी ये देखने की ज़रूरत है कि हमें आपस में ज़रूर, अगर हम अदब को पढ़ते हैं तो हमें ज़रूर उसको शेयर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि हमें घर में भी कुछ ऐसा माहौल, जैसे नई नस्ल के हवाले से अभी हमने ये सुना और हमें महसूस भी हुआ कि उनके अंदर अदबी दिलचस्पी जो है वो काफ़ी हद तक कम है। अभी कम क्यों है, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। शायद हमें घरों में या स्कूलों में या हमारे जो तालीमी इदारे हैं या हमारा जो इर्द-गिर्द का माहौल है, उसमें हमें इसकी तरबियत ही कम दी जाती है या हमें हमारा उस हद तक इसकी तरफ रुझान है ही नहीं है। तो बहरहाल हमें ज़रूर इसके पे कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे मुआशरे के। और आजकल जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से तो मैं यही कहूँगी कि अदब को ज़रूर आगे पहुँचाने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है नई नस्ल के साथ। बाकी चाहे वो बेशक ऑन सोशल मीडिया हो, लेकिन ये है कि इसका शेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये शेयर करते हैं, हम ज़हनों को खोलते हैं, उनको पॉज़िटिविटी की तरफ लाते हैं और इस तरह हम एक अच्छा पॉज़िटिव माहौल और एक अच्छा जी, पॉज़िटिव बहुत सोसाइटी शुक्रिया, बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वो मुझे एक बात एक याद आ गई कि जब ये टीमें जो दोनों ही एक ही लेवल की टीमें आती थी तो उनकी पेनल्टियाँ लगती थी, तो तब जाके कोई उनका हिस्से में आता था कि कौन-सी टीम जीती। आज कि हमारे कौन साथ सी टीम जितने भी सीनियर अदबी लोग थे, तो शायद कई लोगों को शायद ये भी तो ठीक है, बहुत बड़ी बातें हुई, बातें बहुत बड़ी अच्छी हुई हैं, आला किस्म की बातें हुई हैं, लेकिन बात समझने की होती है। तो घंटों बातें की जा सकती है कि हमारे अदबी अलमी क्या है। लेकिन इसका एक ज़रूर बात है कि हमें कोई ऐसा ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियन या मतलब पसमानदा कम्युनिटी होती है, उनको एक प्लान करना होता है कि हम अपने अदीब, अपने शायर जो एक तहरीक देते हैं, उनको कैसे ऊपर लाना है, उनको कैसे मौका फ़राहम करने हैं या वो किसी और तरफ ना आ जाए। मुझे बड़ी सारी ऐसी बातें याद हैं जो इस वक़्त नहीं करने की कि ये करो तो व ये करो, पूरी एपिसोड आप जो एक लिख सकते हो। लेकिन कोई कमज़ोरी नहीं बनानी चाहिए कभी भी किसी को। सैमसन साहब एक बात अर्ज कर दूं जी, जी। कि जैसे कि आपने कहा मसीही अदब के हवाले से नस्ली अक़लीतों का, हुँ। तो हमने तो एक बाकायदा अखबार शुरू किया क्रिश्चियन टाइम्स, जी, 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 जी। ताकि मसीहियों को इस बात का एहसास हो कि उनका अपना अदारा है, उनको फ़रोग़ देने के लिए, नहीं मसीही हुँ, राइटरों की तहरीरों को फ़रोग़ देने के लिए हुँ, हमने बाकायदा जो है एक अलग पेपर शुरू किया हुआ है हुँ, और शफ़ीक़ ज़मान साहब उसके चीफ़ एडिटर आप जानते ही हुँ, होंगे। हुँ, हुँ। और ये है कि और ये भी देखो कि स्पीकर के 20 में से 14 राइटर मसीही हैं, जी, जी। 6 जो है मुसलमान हैं। यानी कि अब देख लें कि मसीही अदब बहुत को हम किस तरह फ़रोग़ दे रहे हैं। इस तरह मैं कहता हूँ कि कोशिशें होनी चाहिए हर तरफ से। जी, ये जी, तो असल में अलमिया यही है महबूब भट्ट साहब कि आप इंग्लैंड में मैनचेस्टर में रहते हुए ये कोशिशें, काविशें करते हैं। असल ज़रूरत अगर पाकिस्तान में आपकी तरह के लोग आएँ, तो ये कभी भी अलमिया ना हो, लेकिन अलमिया ज़रूरी नहीं होता कि छोटे वो कम्युनिटी के साथ हों या मिनॉरिटी के साथ हों। अलमिया तो आज हर तरफ ही हैं, वो जो पढ़े लिखे हैं या प्रोफ़ेसर हैं या मतलब जिनकी अर्निंग एक है, उनके साथ किसी किस्म का भी अलमिया नहीं है ये। अदबी हो चाहे कोई आराम से वो लिखें और आराम से किताब को शाया भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अलमी असल में मुफ़लस है। मुख़लस तो है, मुफ़लस जो है, मुफ़लस के लिए जो है, उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो नाज़रीन आप सबसे इजाज़त चाहते हैं और फिर नया लेके आएँगे। आपके कुछ लोग सिफ़ारिशात दे रहे थे, वही अगर हमें बताएँगे कि अभी आप किस किस्म के अदबी लोग चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे लाएँ। तो नाम बनाम हमीद हेनरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, भट्ट साहब आपका शुक्रिया, उसके बाद फ़खर लाला उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इसी तरह एस्टर डैनियल। आज आपके नेट ने हमें थोड़ा-सा परेशान किया आई एम और सो आप सॉरी फॉर दैट, भरपूर मुझे भी अपनी बहुत परेशानी हुई। सलाहियतें इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो आप सबका शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ, इन नेक तमन्नाओं के साथ कि हम जो भी कर रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं,
اور خدا بہتری لائے، اس سارے ادبی یا عام زندگی معمول پہ آئے اور زندگی بہتری کی طرف جائے. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینکس. اور پاکستان زندہ باد.